प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस क्लास में कक्षा बीए प्रथम वर्ष विषय राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम राजनीति विज्ञान के मूल आधार। आज का हमारा टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत व इस सिद्धांत की आलोचना। इससे पहले की कक्षाओं में हमने राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में जान लिया था, विशेष रूप से सामाजिक समझौता सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत। आज इस कक्षा में हम राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कार्ल मार्क्स और उनके मित्र एंजल्स ने दो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी है, साम्यवादी घोषणा पत्र और पूंजी। उनमें उनके राज्य की उत्पत्ति या राज्य के संगठन के बारे में विचार मिलते हैं। अगर मार्क्सवाद के संपूर्ण दर्शन को हम देखें तो उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में, अपने राजनीतिक दर्शन में ये सिद्ध किया है कि राज्य एक अस्वाभाविक संस्था है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। राज्य एक अस्थायी संस्था है और राज्य एक वर्गीय शोषण करने वाली संस्था है। यानी राज्य अस्वाभाविक है, अस्थायी है और वर्गीय शोषण करने वाली संस्था है। अगर इसको हम राज्य की उत्पत्ति के आधार पर देखें तो मार्क्स या मार्क्सवादी राज्य की उत्पत्ति का आधार वर्ग विभेद को मानते हैं। वो कहते हैं कि समाज में जैसे ही निजी संपत्ति का जन्म होता है तो राज्य का समाज है वो दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। एक वह वर्ग जिसके पास संपत्ति है और दूसरा वह वर्ग जिसके पास संपत्ति नहीं है। संपत्तिशाली वर्ग है वो अपनी संपत्ति और अपने हितों की रक्षा के लिए राज्य और सरकार जैसी संस्थाओं का निर्माण करता है। इसलिए राज्य क्या है, वो एक वर्गीय संस्था है, वर्ग आधारित संस्था है। मार्क्स ने कहा भी है, अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यानी जो मानव जीवन है उसको हम देखें तो वो निरंतर किन्हीं न किन्हीं दो वर्गों के बीच संघर्ष की कहानी है, ऐसा कार्ल मार्क्स मानते हैं। दूसरा, राज्य और शासन या सरकार शोषण के यंत्र हैं। मार्क्स पहला तो ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति है वो वर्ग विभेद के कारण हुई है। दूसरा, राज्य और शासन है, सरकार है, वो शोषण करने के साधन है, यंत्र है। मार्क्स ने कहा है राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। यानी कार्ल मार्क्स का मत ये है कि राज्य और सरकार के माध्यम से संपत्तिशाली वर्ग संपत्तिहीन वर्ग है उसका शोषण करने वाला है। उनके मित्र एंजल्स ने भी कहा है राज्य अपने सभी रूपों में एकमात्र शासक वर्ग की संस्था रही है और प्रत्येक अवस्था में इसने यानी राज्य ने दलित या शोषित वर्ग को दबाए रखने का कार्य किया है। यानी उनके मित्र एंजल्स ने भी यही माना है कि राज्य अपने सभी रूपों में, चाहे राज्य का कोई भी रूप रहा हो, वो एकमात्र शासक वर्ग की संस्था, जो वर्ग सत्तारूढ़ है, शासक वर्ग है, उसके हित में काम करने वाली संस्था है। वो दलितों और शोषितों जिनके पास निजी संपत्ति नहीं है उस वर्ग को दबाए रखने का कार्य किया है ताकि वो विद्रोह करके संपत्तिशाली वर्ग के हितों को प्रभावित न कर सके। तीसरा, अंतरिम काल में, संक्रमण काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी। मार्क्स कहता है सर्वहारा की तानाशाही वास्तविक लोकतंत्र है। यानी कार्ल मार्क्स ये कहता है कि एक ऐसा समय आएगा जब ये वर्ग संघर्ष है, वो वर्ग संघर्ष में सर्वहारा वर्ग की विजय होगी और सर्वहारा वर्ग जब अपनी सरकार स्थापित कर लेगा, तानाशाही स्थापित कर लेगा, तो वो वर्ग उन चीजों को नष्ट कर देगा जो शोषण को बढ़ावा देती है और जो ऊंच नीच का भेद उत्पन्न करती है, संपत्तिशाली वर्ग और संपत्तिहीन वर्ग का विभाजन करती है। उस अंतरिम काल में इस प्रकार के कार्य किए जाएंगे और उसके बाद तो हमें राज्य और सरकार की जरूरत ही नहीं रहेगी। चौथा, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना का आदर्श। जब अंतरिम काल में, संक्रमण काल में सर्वहारा वर्ग अपनी तानाशाही द्वारा उन सारी समस्याओं को दूर कर देगा तो उसके बाद एक ऐसी अवस्था आएगी जिसमें न तो राज्य होगा और न कोई वर्ग होगा, उसमें एक ही वर्ग होगा, सर्वहारा, सभी बराबर हो जाएंगे, सबको सुविधाएं समान रूप से मिलेंगी और कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। यानी शोषक करने वाला वर्ग अब समाप्त हो जाएगा। पांचवा, राष्ट्रवाद का विरोध और अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन। कार्ल मार्क्स और मार्क्सवादी विचारक कहते हैं कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। इस कथन में ये निहित है कि राष्ट्रवाद
की जरूरत नहीं है। राष्ट्रवाद का विरोध करता है मार्क्सवादी दर्शन। वो मजदूर की दुनिया में किसी भी देश का हो, सभी मजदूरों के हित एक समान है, उनमें हितों में कोई अंतर नहीं है। दूसरा, विश्व के श्रमिक एक हो जाओ। विश्व के सभी मजदूरों को क्या हो जाना, एक हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका तो जो संपत्तिशाली वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, वो शोषण कर रहा है। अगर वो एकजुट नहीं हुए तो उससे उनके शोषण के जो तौर तरीके हैं उनसे उनको मुक्त होने का रास्ता नजर नहीं आएगा। इसलिए मजदूरों का कोई देश नहीं होता, यानी ये राष्ट्रवाद का विरोध प्रकट कर रहा है। और विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, यह नारा ये कहता है अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना को बढ़ावा देने वाला है। अगर हम मार्क्सवादी विचारों को या राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण या सिद्धांत को अगर आलोचना की दृष्टि से देखें तो इसकी 6 आधार पर आलोचना की जाती है। पहला, राज्य एक वर्गीय संगठन नहीं वरन एक नैतिक संगठन है। मार्क्सवादी सिद्धांतकार ये मानते हैं कि राज्य एक वर्गीय संस्था है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। राज्य एक नैतिक संगठन है जिसमें बहुत सारे आदर्शों को स्थापित करना है। दूसरा, वर्तमान राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु न होकर मित्र है। वर्तमान में जो लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा प्रचलित है प्रमुख रूप से, वो जो सर्वहारा वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, दलित वर्ग है, दबाया हुआ वर्ग है, उसके मित्र के रूप में है, उसके शोषक के रूप में नहीं है। उसे बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं द्वारा राहत प्रदान की जा रही है। तीसरा, राज्य अस्थायी नहीं वरन स्थायी है। हमने देखा है कि राज्य जब से अस्तित्व में आया तब उसका स्वरूप है वो ज्यादा मजबूत और दृढ़ होता गया है, वो स्थायी संस्था के रूप में विद्यमान है, कोई अस्थायी संस्था नहीं है। चौथा, राज्य की विलीनीकरण की धारणा कपोल कल्पित है। मार्क्सवादी ये कहते हैं कि जब अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही द्वारा जो शोषक और शोषित वर्ग के भेद को समाप्त कर दिया जाएगा, तब राज्य अपने आप स्वतः विलुप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा वास्तव में हो नहीं सकता। हमने साम्यवादी दृष्टिकोण या साम्यवादी विचार द्वारा शासित रूस के बारे में देखा है, चीन के बारे में देखा है, दोनों राज्य आज तक विद्यमान हैं, कोई भी राज्य विलुप्त नहीं हुआ है। पांचवा, प्रजातंत्र के संबंध में मार्क्सवादी विचार गलत है। यानी आलोचना ये की जाती है मार्क्सवाद की कि प्रजातंत्र को उन्होंने शोषक या पूंजीपति वर्ग के शोषण के हथियार के रूप में देखा है, लेकिन ये उचित नहीं है। प्रजातंत्र जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता के हित में शासन है। राष्ट्रवाद वर्तमान जीवन की महानतम शक्ति है। कार्ल मार्क्स और मार्क्सवादी विचारक अपने सिद्धांत द्वारा राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं, लेकिन संकट काल में हमने देखा है कि जब जब जरूरत पड़ती तो राष्ट्रवाद ज्यादा मजबूत हुआ है और राष्ट्रवादी भावनाएं देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो ये इस कक्षा में हमने राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत और उसकी प्रमुख आलोचनाओं के बारे में जाना। एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। मार्क्सवादी है वो राज्य को एक अस्वाभाविक, अस्थायी और वर्गीय शोषण प्रधारित संस्था के रूप में देखता है। उसके प्रमुख कथन ये हैं कि राज्य की उत्पत्ति का आधार वर्ग विभेद है। दूसरा, राज्य और शासन शोषण के यंत्र हैं। तीसरा, अंतरिम या संक्रमण काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी तो वो वास्तविक लोकतंत्र कायम करेगी और जो शोषण के यंत्र है उनको समाप्त कर देगी, जो वर्ग विभेद है उसको भी समाप्त कर देगी। और ऐसे में राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना का आदर्श वो पूर्ण हो जाएगा। और राष्ट्रवाद का विरोध और अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन, यानी राष्ट्रवाद की मार्क्सवादी ये मानते हैं कि इसको विरोध किया है क्योंकि राष्ट्रवाद है वो शोषण को बढ़ावा देने वाला है। मार्क्सवादी ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर जो संपत्तिशाली वर्ग है अपने राज्य और शासन को मजबूत करना चाहता है और शोषितों का दमन करना चाहता है। उन्होंने नारा दिया है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। दूसरा, अंतर्राष्ट्रवाद की भावना का समर्थन है। विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, दुनिया के सभी श्रमिक मजदूर उनको एक हो जाना चाहिए। लेकिन इसकी आलोचना की भी प्रमुख आधार है। पहला, राज्य एक वर्गीय संगठन नहीं वरन एक नैतिक संगठन है। दूसरा, वर्तमान राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु न होकर मित्र है, सहयोगी है। तीसरा, राज्य अस्थायी नहीं वरन एक स्थायी संस्था है। चौथा, राज्य के विलीनीकरण या विलुप्त होने की धारणा कपोल कल्पना है, सही नहीं हो सकती। पांचवा, प्रजातंत्र के संबंध में मार्क्सवादी विचार गलत हैं। आज प्रजातंत्र एक लोकप्रिय शासन प्रणाली के रूप में सभी देशों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। राष्ट्रवाद वर्तमान जीवन की महानतम शक्ति है। जब जब देश पर संकट आता है तो राष्ट्रवाद नागरिकों को मजबूती से उस संकट से निपटने में सहायता करता है। तो हम मार्क्सवादी सिद्धांत को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं सकते, लेकिन उससे सुधार करने की प्रेरणा ले सकते हैं। ये कह सकते हैं कि शोषित और दलित वर्ग है उसके लिए
राज्य और सरकार को काम करने, कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की प्रेरणा देने वाला है। इस कक्षा में इतना ही, शेष अगली कक्षा में।